अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान अपने साथियों समेत जजीरा बांतो की एक रिहायशी कॉलोनी में एक कोठी में मौजूद था। इस कोठी का इंतज़ाम बार्सिलोना क्लब के मैनेजर आर्थर ने किया था और इमरान और इसके साथी बांतो एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर सीधे यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पहुँचकर इमरान ने आर्थर को कह दिया था कि वो जजीरा रसाडो पर मौजूद तमाम सेटअप के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करके इसे मुहैया करे। और आर्थर ने वादा किया था कि वो जल्द से जल्द ये मालूमात हासिल करके इसे फ़ोन करेगा। इमरान साहब, हमें किसी दूसरे पर इन्हिसार करके नहीं बैठ जाना चाहिए। हमारा एक एक लम्हा कीमती है, सफदर ने कहा। कितना कीमती है? कुछ भाव तो बताओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सफदर संजीदगी से बात कह रहा है और तुम इसे मजाक में डाल रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हॉट वेपन किसी भी वक्त तैयार होकर मुसलमानों के लिए क़यामत बन सकता है? जूलिया ने वसीले लहजे में कहा। इन्होंने एक हॉट वेपन नहीं बनाना, कम से कम 100 के करीब तैयार करने हैं, और इसमें जाहिर है कि इन्हें वक्त तो लगेगा। और बगैर मालूमात के रसाडो मदफन तो बन सकता है, हमारे लिए कामयाबी का स्कोप नहीं हो सकता, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। इस बारे में मालूमात तो हम भी हासिल कर सकते हैं, जूलिया ने जवाब दिया। कैसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बांतों से वहाँ तमाम सप्लाई जाती होगी, यहाँ लाजमन कोई ना कोई पार्टी होगी, जूलिया ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। इसी पार्टी के बारे में तो आर्थर मालूम कर रहा है। वो यहाँ का रहने वाला है, इसलिए वो आसानी से मालूम कर सकता है, जबकि हम उलझ भी सकते हैं और उलझने में हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया हो सकता है, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, जूलिया ने तवील सांस लेते हुए कहा। चलो, शुक्र है तुम्हें यकीन तो आने लगा कि मैं ठीक कहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ। प्रिंस, फौरी तौर पर कोठी खाली कर दें, फौरी तौर पर। आपकी कोठी पर खौफनाक हमला होने वाला है, फौरी खाली कर दें कोठी। दूसरी तरफ से आर्थर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और उछल कर खड़ा हो गया। जल्दी करो, हमने साइड कोठी में जाना है, इस कोठी पर हमला होने वाला है, इमरान ने चीख कर कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी साथी भी उठकर इसके पीछे दौड़े और फिर साइड दीवार के करीब आकर इमरान उछला और दूसरे ही लम्हे दीवार पर चढ़ा और फिर दूसरी कोठी के अंदर कूद गया। कौन है, कौन है? एक चीखती हुई मर्दाना आवाज़ एक साइड से सुनाई दी। दूसरे लम्हे एक भारी भरकम आदमी दौड़ता हुआ इसकी तरफ आया तो इमरान ने इस पर छलांग लगा दी और चंद लम्हों बाद वो आदमी गर्दन तुड़वा चुका था। इसी लम्हे इमरान के साथी भी एक के बाद एक नीचे कूदते चले गए। जब इमरान इस आदमी की गर्दन तोड़कर तेज़ी से आगे बढ़कर कोठी की इमारत में दाखिल हो गया, लेकिन पूरी कोठी खाली थी और इमरान समझ गया कि यह आदमी कोठी का चौकीदार होगा। इसके कूदने की आवाज़ सुनकर इधर आया था और फिर अभी वो लोग पूरी तरह संभलने भी ना पाए थे कि साइड कोठी की तरफ से खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये धमाके इस कदर शदीद थे कि जिस कोठी में इमरान और उसके साथी मौजूद थे, वो कोठी भी इसी तरह लरज़ रही थी जैसे भी गिर पड़ेगी। चंद लम्हों बाद धमाके ख़त्म हो गए, अलबत्ता साइड कोठी से धुआं और शोला बरामद हो रहा था, जैसे कोठी पर किसी ने एटम बम मार दिया हो। चंद लम्हों के बाद बाहर से कारें स्टार्ट होने और फिर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और इसके साथ ही बाहर शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार वाकई बाल बाल बचे हैं, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, अगर आर्थर चंद लम्हे पहले इत्तला ना देता तो हमारा ख़त्म यकीनी था, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसी लम्हे पुलिस कारों और फायर ब्रिगेड के सायरनों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें यहाँ से भी निकलना होगा, मुझे पहले आर्थर से बात करनी होगी। तुम ख्याल रखना, मैं अंदर से फ़ोन कर लूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ इसने फ़ोन देखा था। इसने रिसीवर उठाया तो फ़ोन में टोन मौजूद थी। इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बार्सिलोना क्लब। दूसरी तरफ से रब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डब बोल रहा हूँ, आर्थर से बात कराओ। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रिंस, आप जिंदा हैं? थैंक गॉड,
चंद लम्हों बाद आर्थर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा बेहद शुक्रिया आर्थर कि तुमने हमें बर वक्त बता दिया। सिर्फ चंद लम्हों का फ़र्क पड़ा और हम साइड कोठी में कूद गए। लेकिन ये हुआ क्या, तफसील बताओ ताकि हम आइंदा का लाया अमल तय कर सकें। प्रिंस, यहाँ एक बदनाम क्लब है जिसे हार्ट क्लब कहा जाता है और इसका मालिक बांतो का बदनाम और मशहूर तरीन गुंडा और बदमाश मास्टर जिगोरा है। रसाडो में भी हिफाजती इंतजाम का तमाम सेटअप इस मास्टर जिगोरा का ही है, इसलिए मैंने इसके एक आदमी को भारी मुआवजा देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो रसाडो में होने वाले इंतजाम की तफसील बताए। तो इसने मुझसे पूछा कि कहीं मैं एशियाई एजेंटों के साथ तावन तो नहीं कर रहा, जिनकी तादाद 5-6 है और जिनमें एक औरत और 4 मर्द शामिल हैं। मेरे तफसील पूछने पर इसने बताया कि मास्टर जिगोरा ने अपने ख़ास ग्रुप, जिसे मैडम लोकाशी का ग्रुप कहा जाता है, के ज़िम्मे टास्क लगाया है कि वो आप लोगों को ट्रेस करके हलाक कर दे। नाशोल एयरपोर्ट से आपके कागजात की तफसील इन तक पहुँच चुकी है, इनमें आप सब की तस्वीरें भी मौजूद हैं और लोकाशी के ग्रुप ने एयरपोर्ट से टैक्सी ड्राइवरों को तलाश करके इनसे पूछगछ की कि आप लोग कहाँ ड्रॉप हुए हैं और इनके मुताबिक लोकाशी ने अपने ग्रुप को इस कोठी पर मिसाइलों से उड़ाने का हुक्म दे दिया है और वो लोग रवाना भी हो चुके हैं। इस पर मैंने आपको इत्तला दी, आर्थर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी बैड, वाकई हमने यहाँ आकर मेकअप तब्दील नहीं किए थे। बहरहाल तुम्हारे नुकसान का मदावा कर दिया जाएगा। तुम हमें कोई दूसरी रिहाइश का बता दो जहाँ मास्क, मेकअप बॉक्स, कारें और असलहा मौजूद हो। इस्तांजा कॉलोनी की कोठी नंबर 315 आपके लिए मुनासिब रहेगी। वहाँ मेरा आदमी जेम्स मौजूद होगा। मैं इसे फ़ोन पर कह देता हूँ। आपने इसे प्रिंस ऑफ डम्प बताना है और आपने टैक्सियों में सफ़र करना है। आर्थर ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, अभी ये लोग हमें ट्रेस ना कर सकेंगे। मैं इस कोठी में पहुंचकर ही तुमसे बात करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो बाहर आया तो इसे मालूम हुआ कि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस कोठी से मलबा उठवाना शुरू कर दिया है। रुकबी तरफ से अलहदा निकलकर बसों के ज़रिए इस्तेंजा कॉलोनी की कोठी नंबर 315 में पहुंचो। वहां जो पहले पहुंचे वो वहां मौजूद आदमी को प्रिंस ऑफ डम का कोड बताएगा। चलो निकलो, किसी भी लम्हे ये कोठी चेक हो सकती है और यहाँ बहरहाल एक लाश मौजूद है। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब एक एक करके उगबी दरवाजे से निकले और आगे बढ़ते चले गए। सबसे आखिर में इमरान बाहर आया और चक्कर काट कर वो काफ़ी दूर से मेन रोड पर पहुंचा। इसने एक बुक स्टॉल से बांतों का तफसीली नक्शा ख़रीदा और फिर इस बुक स्टॉल पर मौजूद लड़के से इसने इस्तेंजा कॉलोनी जाने के लिए बस का नंबर पूछा तो इस लड़के ने इसे तफसील से बताया कि वो कहाँ से बस में सवार हो सकता है और किस नंबर की बस से इस्तेंजा कॉलोनी पहुँचा सकती है। तो इमरान ने इसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो इस्तेंजा कॉलोनी पहुँच चुका था। सफदर वहाँ पहले पहुँच चुका था जबकि बाकी साथी अभी नहीं पहुँचे थे। सफदर, यहाँ मेकअप बॉक्स होगा, वो ले आओ, इमरान ने कहा। हम ट्रेस कैसे हो गए? क्या हमारे हुलिये इन्हें मालूम थे? हाँ, हमसे हिमाकत ये हुई कि हमने मेकअप तब्दील नहीं किए थे। लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? सफदर ने कहा। तो इमरान ने आर्थर से मिलने वाली मालूमात इसे बता दी। इसका मतलब है कि वो हमें यहीं रोकना चाहते थे, सफदर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और सफदर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक एक करके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच गए तो इमरान अपना और अपने साथियों का नए सिरे से मेकअप करने लगा ताकि इनकी बुनियाद पर कागजात को तैयार किया जा सके। इमरान को सारे साथियों को इसके बारे में तफसील बताना पड़ी थी। इमरान साहब, अब क्या इस लोकाशी ग्रुप के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा? हम यहाँ उलझना नहीं चाहते, हमें असल मिशन पर काम करना होगा, इमरान ने जवाब दिया और इसने साथ ही पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। बार्सिलोना क्लब। राता कायम होते ही दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम बोल रहा हूँ, आर्थर से बात कराओ। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। आर्थर बोल रहा हूँ प्रिंस, क्या आप और आपके साथी बखैरियत पहुँच गए हैं? आर्थर ने कहा। हाँ, और हमने हुलिये भी तब्दील कर लिए हैं। क्या रिपोर्ट है? लोकाशी ग्रुप को इत्तला मिल चुकी है कि कोठी खाली थी, वहाँ से कोई लाश नहीं मिली, जबकि पुलिस चेकिंग पर साथ वाली कोठी से चौकीदार की लाश मिली है जिसे गर्दन तोड़कर हलाक किया गया है और इस कोठी का उगबी दरवाज़ा भी खुला मिला है।
ये इतलात लोकाशी तक पहुंच गई हैं और लोकाशी ने अपने साथी को पूरे शहर में फैला दिया है ताकि आपको दोबारा ट्रेस किया जा सके। लोकाशी जो मर्जी आए करती रहे। तुम बताओ, रसाडो के बारे में क्या मालूम हुआ है? प्रिंस, वहाँ इंतहाई ज़बरदस्त हिफाजती सेटअप किया गया है और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इन हिफाजती इंतजाम का प्लान इस लोकाशी ने ही बनाया है और लोकाशी ने अपने ख़ास आदमी फ्रेड को रसाडो का सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया है। और ये जो सेटअप बनाया गया है इसके तहत रसाडो के चारों तरफ समुद्र की तह में क्रॉस रेस का जाल है जिसे कोई लॉन्च, कोई गोताखोर और कोई जहाज़ किसी सूरत क्रॉस नहीं कर सकता। इसी तरह जजीरे के ऊपर ऐसी गनें नस्ब कर दी गई हैं जो फ़ज़ा में उड़ने वाले गनशिप हेलीकॉप्टर को भी यकीनी तौर पर निशाना बना सकती हैं। इस तरह रसाडो को नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि रसाडो को 1.5 माह के लिए मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया है। अब ना वहाँ कोई यहाँ से आ सकता है और ना ही वहाँ जा सकता है। आर्थर ने कहा, क्या ये लोकाशी वहाँ जा सकती है? मुझे नहीं मालूम और ना ही मालूम हो सकता है क्योंकि इस तक किसी का कोई राब्ता नहीं है। अलबत्ता मास्टर जिगोरा चाहे तो पूछ सकता है। ये लोकाशी कहाँ होती है? गोल्ड रोड पर लोकाशी क्लब मौजूद है और लोकाशी इसकी मालिका है, लेकिन वो किसी अजनबी से नहीं मिलती, किसी भी कीमत पर नहीं। इसका हुक्म सिर्फ फ़ोन पर मिलता है। वैसे वो रहती वहीं है। और ये हार्ट क्लब कहाँ है? वो भी गोल्ड रोड पर है। गोल्ड रोड क्लबों से भरा हुआ है, आर्थर ने जवाब दिया। अपना कोई आदमी भेज दो ताकि मुझे गारंटेड चेक भिजवाने हैं। आप जेम्स को देकर भेज दें, आर्थर ने कहा। नहीं, वो आम आदमी है। इतनी भारी मालियत का चेक इसके लिए ताज्जुब खेज होगा और वो मशकूक भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपना ख़ास आदमी कार्स को भेज देता हूँ। वो 15 मिनट में आप तक पहुँच जाएगा। कितनी मालियत का चेक दे दूँ? $10 लाख का चेक भिजवा दें। 10 नहीं, $15 लाख का भेजूँगा। तुमने वाकई काम किया है और हमारी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा है। आप वाकई कदर शनास हैं। शुक्रिया। दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही इमरान ने जेब से चेकबुक निकाली, इस पर रकम लिखकर दस्तखत किए और चेकबुक से चेक अलहदा करके इसने सफदर की तरफ बढ़ा दिया। एक आदमी कार से आ रहा है, ये चेक इसे गेट पर ही दे देना ताकि हम सब इसके सामने ना आए। इमरान ने कहा तो सफदर चेक लेकर सर हिलाता हुआ उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब है कि अब इस लोकाशी को कवर करना होगा। लेकिन इमरान साहब, आप लोकाशी को किस अंदाज में कवर करना चाहते हैं? अंदाज का क्या मतलब? इसके क्लब में घुस जाते हैं, तनवीर ने कहा तो इमरान देखकर हंस पड़ा। कैप्टन शकील का मतलब दूसरा था। लोकाशी चूंकि औरत है इसलिए इसने इसके लिए इस्तेमाल का लफ्ज़ नहीं किया, वरना इसका मकसद था कि लोकाशी को किस अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वाकई मेरा मतलब यही था। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सॉरी कैप्टन शकील, तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक फ़ौरन ही माजरत करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरा सवाल बहरहाल अपनी जगह है। अगर लोकाशी का कदो कामत जूलिया जैसा हो तो फिर जूलिया को लोकाशी बनाकर रसाडो ले जाया जाएगा। दूसरी सूरत में सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि लोकाशी का बजाते खुद वहाँ जाना नामुमकिन है, जूलिया ने कहा। वो कैसे? ये सेटअप यकीनन इस अंदाज में बनाया गया होगा कि लोकाशी सिर्फ फ़ोन पर हिदायत दे सकती होगी, वरना लोकाशी के वहाँ आने जाने से समुद्र के अंदर का सर्किट और आसमान पर चेकिंग सब बेकार हो चला जाएगा। जूलिया ने कहा, ठीक है, लोकाशी से मुलाकात हो जाए तो फिर मालूम होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्स आया था और चेक ले गया है, सफदर ने जवाब दिया। ओके, चलो अब लोकाशी से भी मिल लें, इमरान ने उठते हुए कहा। एक मिनट, अचानक तनवीर ने कहा तो इमरान समेत सब चौंक कर इसे देखने लगे। क्या ये ज़रूरी है कि हम सब वहाँ जाएं? मेरे साथ एक मेंबर चला जाए, मैं इस लोकाशी को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, फिर इत्मीनान से इससे पूछगछ होती रहेगी। तनवीर ठीक कह रहा है और तनवीर के साथ मैं जाऊँगी, जूलिया ने फ़ौरन ही तनवीर की हिमायत करते हुए कहा। तनवीर के साथ सफदर को जाना चाहिए, वहाँ का माहौल न जाने किस अंदाज का हो। लोकाशी का क्लब यकीनन महज़ब होगा, जूलिया ने कहा। ओके ठीक है, जूलिया और तनवीर जाएंगे और इस लोकाशी को अगवा करके यहाँ लाएंगे। ठीक है, जाओ।
इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आओ जूलिया, तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलिया भी सर हिलाती हुई इसके पीछे चल पड़ी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए तो इमरान सफदर और कैप्टन शकील से मुखातिब हुआ। तुम दोनों अलहदा जाओ और तुम दोनों ने दोनों की निगरानी करनी है। ऐसा ना हो कि वो लोकाशी को तो ले आए लेकिन साथ ही लोकाशी का ग्रुप भी यहाँ पहुँच जाए। और आप इमरान साहब, मुझे ज़रा मुनासिब अंदाज की तैयारी करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े। तैयारी? कैसी तैयारी? सफदर ने हैरान होकर पूछा। कमाल है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? न जाने किस दुनिया में रहते हो। अब तो कहते हैं कि दूल्हे का मेकअप भी बाकायदा होता है। दूल्हा भी इसी तरह तैयार किया जाता है जिस तरह पहले दुल्हन तैयार की जाती थी। इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि आप लुकाशी के लिए तैयार होना चाहते हैं, लेकिन मिस जूलिया ने आप दोनों को गोलियों से उड़ा देना है। तुम्हारा मतलब है कि एक खूबसूरत औरत आए और मैं इस तरह सर झाड़ मुंह पहाड़ लिए इसके सामने आ जाऊं। जहां तक जूलिया की गोलियों का ताल्लुक है तो सनफे नाजुक से तो खट्टी मीठी गोलियां मिल सकती है। इमरान ने ख़ास तौर पर खट्टी पर जोर देते हुए कहा। तो इस बार सफदर के साथ साथ कैप्टन शकील भी बेख्तियार हंस पड़ा। इस बात का तो मुझे यकीन है इमरान साहब कि आप यहाँ खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए या तो हमारे साथ चलें या ये बताएं कि आपका प्रोग्राम क्या है। मैं यहाँ किसी बहरी मल्लाह को तलाश करना चाहता हूँ जो रसाडों के बारे में मालूमात दे सके, क्योंकि रसाडों में हमारा दाखिला सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी अंदाज में ही हो सकता है। इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ लोकाशी वगैरह के पीछे भागकर अपना और मुस्लिम दुनिया का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लोकाशी क्या बताएगी? जो कुछ इसने बताना है वो हमें पहले ही मालूम है कि ऐसे टापुनुमा जज़ीरे की हिफाजत कैसे की जाती है। कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है कैप्टन शकील, लेकिन लोकाशी से मैंने रास्ते के बारे में मालूम नहीं करना बल्कि वहाँ इसके आदमी की ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी या फ़ोन नंबर वगैरह मालूम करना है। और ये भी हो सकता है कि लोकाशी की आवाज़ और लहजे में बात करने से हमें कोई खुसूसी रियायत मिल जाए और हम लंबे चक्कर से बच जाएं। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन हमारा ख्याल है कि मिस जूलिया और तनवीर की निगरानी की बजाय वहाँ जाने के लिए लॉन्च और गोताखोरी के मखसूस लिबास और खुसूसी असलहा जमा कर लेना चाहिए। जितना वक्त ज़ाया होगा वो हमारे नुकसान में जाएगा। कैप्टन शकील ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा। इसकी फिक्र मत करो, वो आर्थर सब आसानी से कर लेगा। लोकाशी कोई आम औरत नहीं है, वो तरबियत याफ्ता ग्रुप की लीडर है। और तुमने देखा है कि इन्होंने कितनी आसानी से न सिर्फ हमें ट्रेस कर लिया बल्कि हमारी कोठी पर फौरी मिसाइल भी फायर कर दिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन्हें किसी भी अंदाज में लोकाशी के यहाँ पहुँचने का इल्म हो सके और यहाँ भी वो काम ना हो जाए जिससे हम पहले भी बाल बाल बचे हैं। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। आओ, अब तक वो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, सफदर ने उठते हुए कहा और इसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील इसके पीछे था। कार जजीरा बांतो के सबसे बदनाम क्लब के सामने जाकर रुक गई। इस क्लब का नाम हार्ट क्लब था और पूरे जजीरे बांतो में इसकी शोहरत फैली हुई थी। इस क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर मास्टर जिगोरा था। मास्टर जिगोरा देव हेकल आदमी था और लड़ाई भड़ाई के मामले में इस कदर माहिर था कि कहा जाता था कि वो 10 गुंडों से मुकाबला करके इन्हें ख़त्म करने में चंद मिनट से ज़्यादा ना लगाता था। पूरे बांतों पर इसका होल्ड था और बांतों के बदमाश और गुंडे इसे मास्टर समझते थे और इससे इस कदर डरते थे कि शायद वो मौत से इस कदर खौफजदा ना होते हों। मेजर प्रमोद अपने 2 साथियों के साथ विलिंगटन में मार्टिन को हला करके सीधा केटिन जजीरे पर पहुंचा था, क्योंकि मार्टिन ने मरते वक्त इन दोनों जजीरों का नाम लिया था कि यहाँ हॉट वेपन की फैक्ट्री है। लेकिन जाहिर है एक वक्त दोनों जजीरों में तो ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए मेजर प्रमोद केटिन पहुंचा और वहाँ एक मल्लाह से इन्हें मालूम हो गया कि ये फैक्ट्री बांतो के किसी करीबी जजीरे में अभी हाल ही में तैयार की गई है और इस फैक्ट्री को तैयार कराने में बांटो के हार्ट क्लब के मास्टर जिगोरा का सबसे बड़ा हाथ है। वैसे भी मेजर प्रमोद को यह बताया गया था कि बांतो जजीरे और इसके गिरदो नवाह में मास्टर जिगोरा से छुपकर कोई काम नहीं किया जा सकता। हत्ता कि इसराइली हुकूमत ने भी यहाँ कोई काम कराना हो तो वो भी मास्टर जिगोरा की ही खिदमत हासिल करती थी। इसलिए इस फैक्ट्री के बारे में असल मालूमात मास्टर जिगोरा से ही मिल सकती थी।
इन मालूमात के बाद मेजर प्रमोद अपने साथियों समेत बांतो जजीरे पर पहुंच गया और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो एक होटल में ठहरे और फिर कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों ने मेजर प्रमोद के कहने पर असलहा खरीदा और फिर एक कार भी इन्होंने नकद रकम देकर हायर कर ली। जबकि इस दौरान मेजर प्रमोद ने एक वेटर को भारी रकम देकर इससे हार्ट क्लब के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर ली। इस वेटर का भाई हार्ट क्लब में काम करता था और ये वेटर भी कई बार हार्ट क्लब जा चुका था। इस वेटर के मुताबिक हार्ट क्लब में इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत ना थी। वहाँ मामूली बातों पर लोगों का बेदरीग कत्ल कर दिया जाता था और मास्टर जिगोरा का नाम तो पूरे बांतों में दहशत का निशान था। जबकि हार्ट क्लब में तो मास्टर जिगोरा का नाम भी इंतहाई अदब से लेना पड़ता था, वरना मामूली लापरवाही से ही नाम लेने वाले को गोली मार दी जाती थी। इस वेटर से बहरहाल मेजर प्रमोद ने ये मालूम कर लिया था कि मास्टर जिगोरा कहाँ बैठता है और इस तक पहुँचने के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। चुनांचे कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक की वापसी के बाद ही वो होटल से बाहर आए और कार में सवार होकर हार्ट क्लब के सामने पहुंच गए। कार को किसी करीबी पार्किंग में खड़ी करके आओ, हमें चूँकि डायरेक्ट एक्शन करना है इसलिए हमें शायद यहाँ से कार ले जाने का मौका ना मिले, मेजर प्रमोद ने कहा। तो ड्राइविंग सीट पर मौजूद कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया और कार को मोड़कर वो इसे पार्किंग की तरफ ले गया। जबकि मेजर प्रमोद और कैप्टन तारिक एक साइड पर हटकर खड़े हो गए। क्लब में आने जाने वाले तमाम छटे हुए गुंडे और बदमाश नजर आ रहे थे। इनके हुलियों और एक दूसरे से बातें करने के अंदाज से ही जाहिर होता था कि इनका ताल्लुक ग्राइम पेशा ग्रुप से है। बॉस, इस मास्टर जिगोरा से अंदर ही निपटना होगा, कैप्टन तारिक ने कहा। लेकिन इससे पहले कि मेजर प्रमोद इसकी बात का जवाब देता, अचानक करीब से गुजरने वाले कोई हैकल आदमी जिसके कंधे से मशीन गन लटक रही थी और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें इसकी ठोड़ी से भी नीचे तक लटक रही थी, यकलख्त रुक कर वापस पलट आया। तुमने बिग मास्टर का नाम लिया है, क्यों? इसने मुड़कर मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक से मुखातिब होकर इंतहाई झटकेदार लहजे में कहा, क्या इसका नाम लेना जुर्म है? तुम भी तो नाम ले रहे हो। मेजर प्रमोद ने कहा, सुनो, तुम यहाँ अजनबी लगते हो और मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ गया, वरना अब तक तुम दोनों की लाशें यहाँ पड़ी फड़क रही होती। इसलिए आइंदा ये नाम लेने की बजाय सिर्फ बिग मास्टर कहा करो, इस गुंडे ने कहा और इसके साथ ही वो वापस मुड़ गया। ये अच्छा हुआ कि ये नाम सामने आ गया, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जब कैप्टन तौफीक वापस आया तो मेजर प्रमोद मुड़ा और मेन गेट से बढ़ता हुआ अंदर चला गया। कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों इसके पीछे थे। क्लब का हॉल खासा बड़ा था और गुंडों और बदमाशों से तकरीबन भरा हुआ था। औरतों की भी खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन ये औरतें भी इसी तबके से मुतालिक थीं जिस तबके के मर्द थे। मंशियात के गलीज धुएं और सस्ती शराब की इंतहाई तेज़ बू से पूरा हॉल भरा हुआ था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसमें 3 गुंडे मौजूद थे, जिनमें से 2 सर्विस देने में मसरूफ थे, जबकि एक स्टूल पर बैठा हुआ था। वो सर से गंजा था और मूछें बड़ी और साइडों से नेज़ों की तरह उठी हुई थीं। कदो कामत और जिसामत के लिहाज से वो खासा मजबूत नज़र आ रहा था। इसके चेहरे पर जख्मों के खासे निशानात नज़र आ रहे थे। मेजर प्रमोद अपने साथियों के साथ काउंटर के करीब पहुंचा तो इसकी नज़रें इन तीनों पर जम गईं। जाहिर है मेजर प्रमोद और इसके साथी इसके लिए अजनबी थे, इसलिए वो इन्हें गौर से देख रहा था। बिग मास्टर अपने ऑफिस में मौजूद है या नहीं? मेजर प्रमोद ने स्टूल पर बैठे हुए इस गंजे से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो वो इस तरह उछलकर स्टूल से उतरा जैसे स्टूल में लाखों वोल्ट का करंट दौड़ने लग गया हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? इस गंजे ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम ऊंचा सुनते हो? मैं कह रहा हूँ बिग मास्टर अपने ऑफिस में मौजूद है या नहीं? मेजर प्रमोद ने अपने लहजे में ऊंची आवाज़ में कहा, जैसे वो गंजा वाकई ऊंचा सुनता हो। सुनो, तुम मुझे अजनबी दिखाई दे रहे हो और बिग मास्टर का हुक्म है कि अजनबी को एक मौका दे देना चाहिए, इसलिए बिग मास्टर का नाम लेने के बावजूद नज़र आ रहे हो। जाओ, दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी लाशें बाहर फेंकवा दें। इस गंजे ने यकलख चीखते हुए कहा तो हॉल में एकदम शोर सा हो गया और सबकी तवज्जो काउंटर की तरफ हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? मेजर प्रमोद ने सर लहजे में कहा। मेरा नाम जेरी है। जाओ, वरना, इस आदमी ने इंतहाई हिकारत भरे लहजे में कहा। तो मेजर प्रमोद का हाथ जेब से बाहर आया और दूसरे ही लम्हे रेट रेट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही जेरी चीखता हुआ उछलकर स्टूल पर गिरा
और फिर स्टूल समेत नीचे जा गिरा। इसके साथ ही हॉल रेट रेट की तेज आवाज़ों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये फायरिंग कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक ने की थी, क्योंकि मेजर प्रमोद की फायर खोलते ही वहां मौजूद 4 मुसल्लह गुंडों ने अपनी मशीन गनों का रुख इनकी तरफ कर दिया था।